हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सुपर टेट सामान्य अध्ययन के भाग 3 के बारे में। भाग 2 मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके सभी विषयों की तैयारी, सुपर टेट के लिए सभी विषयों की तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से कराई जाएगी। तो हम बात करेंगे आज पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, जो कि आपका एक टॉपिक है सामान्य अध्ययन के अंतर्गत। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लें कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन हमें क्यों करना पड़ता है, क्यों एक वैज्ञानिकों का एक बहुत बड़ा विषय रहा है, एक तरीके से खोज का विषय रहा है कि पृथ्वी के अंदर क्या क्या है। तो पृथ्वी के अंदर हम गड्ढा खोद करके तो जा नहीं सकते, एक लिमिटेशन है, क्योंकि ज़्यादा नीचे जाएंगे तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो इसीलिए जो है हमारे पास पृथ्वी की आंतरिक संरचना, मतलब पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, उनके जानने के हमारे पास दो साधन है। एक तो है अप्राकृतिक साधन, दूसरा है प्राकृतिक साधन। ठीक है, और हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि आपको पता है कि पृथ्वी के अंदर कई प्रकार के ऐसे मेटल्स, प्रीशियस मटेरियल्स पाए जाते हैं जो कि हमारे सामान्य जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। जैसे आपका लोहा है, ठीक है, कोयला है, और कई सारे तेल के भंडार भी ऐसे पाए जाते हैं। ठीक है, तो कई सारी चीज़ें हैं, कई सारी धातुएं हैं जो पृथ्वी के अंदर पाई जाती हैं, और इसीलिए जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानना हमें बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो मैंने बता ही दिया कि दो तरीके से आप जा सकते हो, मतलब जान सकते हो। एक तो है अप्राकृतिक साधन, दूसरे क्या है, प्राकृतिक साधन है। ठीक, तो अप्राकृतिक साधन में क्या क्या होता है? आपको ये पता है कि पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो आपका 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। अगर हम बात करें, ये तो आपका औसत घनत्व हो गया 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। बाह्य परत का घनत्व जो है वो आपका 3 है, मध्य परत का जो है वो आपका 5 है, और अंतरम घनत्व का, यानी सबसे अंदर की घनत्व की का जो घनत्व है वो 11 से 13.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। जैसे मान लीजिए कि ये आपकी पृथ्वी है, तो इसको हमने इसको केंद्र से इसका एक भाग हमने निकाल लिया। जैसे आप तरबूज का एक भाग निकालते हो उसके केंद्र से, ऐसी पृथ्वी के केंद्र से एक हमने भाग यहाँ पे निकाल लिया। तो आप देखोगे कि सबसे, अगर जैसे मान लो हमने उसको 3 परत में बांट दिया। एक बाह्यतम परत है, तो जो बाहर वाले जो परत होगी, सबसे बाहर वाले जो परत होगी, उसका जो घनत्व होगा वो सबसे कम होगा। क्यों? क्योंकि उसको ऊपर से कोई दबाव नहीं पड़ रहा है। अब जैसे ही हम नीचे की तरफ जाएंगे, जैसे ही हम कहाँ जाएंगे, नीचे की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पे जो इसका घनत्व हो जाएगा वो आपका थोड़ा सा बढ़ जाएगा, यानी 5 हो जाएगा। और नीचे जाएंगे, यानी सबसे अंदर वाली जो परत होगी, वहाँ पे जो घनत्व होगा वो 11 से 13.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा। कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी के अंदर जब हम जाएंगे तो उसका घनत्व क्या होता है, उसका घनत्व बढ़ता है। ठीक है, अगर हम इन सभी का एवरेज निकाल लें तो एवरेज जो घनत्व आता है वो 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर क्यूब आता है। ये बात ध्यान रखनी है। आगे हम बढ़े, दबाव। दबाव, अब देखो, अब हमारा इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि जैसे ही हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं वैसे ही पृथ्वी का घनत्व बढ़ता जाता है। इट मीन्स कि हमारी पृथ्वी अंदर की तरफ कैसी है, ठोस होती जाती है, और ज़्यादा ठोस होती जाती है। ठीक है, तो कहने का मतलब पृथ्वी के अंदर अगर हम की तरफ जाएंगे तो पृथ्वी का घनत्व क्या होगा, बढ़ता जाएगा। दबाव बढ़ने से घनत्व बढ़ता है, किंतु प्रयोगों से विदित होता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग के दाबांतर दबाव के कारण ना होकर वहां पाए जाने वाले पदार्थों के अधिक घनत्व के कारण है। तो वैसे तो देखा जाए कि जैसे जिस वस्तु पर ज़्यादा दबाव होगा वहाँ उस वस्तु का घनत्व ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। जैसे एक मिट्टी है, अगर सामान्य सी मिट्टी पड़ी हुई है, उस मिट्टी का घनत्व देखोगे आप तो आपको कम मिलेगा, लेकिन आप उसी मिट्टी को कूट दोगे, ठीक है, दबा दोगे, दबाव डाल के दबा दोगे उसको, तो उस मिट्टी का जो घनत्व होगा वो आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, बढ़ जाएगा कहने का मतलब यह है कि दबाव जब जिस किसी चीज पर लगता है तो घनत्व बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि जो कण होते हैं वो पास पास आ जाते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है।
लेकिन पृथ्वी के जो अंदर का घनत्व है वो दाबांतर के कारण नहीं होकर उसके अंदर पाए जाने वाले पदार्थों के कारण होता है, क्योंकि जो पृथ्वी के अंदर कई सारे विभिन्न प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, तो उन पदार्थों का जो घनत्व होता है, जैसे ही आप नीचे की तरफ जाओगे तो जो पदार्थ पाए जाएंगे उनका घनत्व ऊपर पाए जाने वाले पदार्थों के घनत्व से ज्यादा होता है। इसीलिए पृथ्वी की जब नीचे जाते हैं तो घनत्व बढ़ता जाता है। एक तो दबाव हो गया, तो दबाव के बारे में एक चीज ध्यान रखेंगे कि जैसे नीचे की तरफ जाएंगे वैसे ही क्या होगा, दबाव बढ़ेगा, यानी घनत्व क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है। तापमान का क्या फर्क पड़ता है? समान रूप से 8 किलोमीटर तक पृथ्वी की गहराई में प्रवेश करने पर प्रति 32 मीटर की पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान बढ़ता है। हम पृथ्वी के अंदर 8 किलोमीटर तक की गहराई तक जाएंगे, ठीक है, तो वहां पर प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान बढ़ता है, यानी 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर जाने पर। कहने का मतलब कहां तक जाएं हम, 8 किलोमीटर तक जाएं तब होगा। अगर और अंदर गए 8 किलोमीटर से तब जो है टेम्परेचर में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन 8 किलोमीटर तक प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान बढ़ जाता है। तो ये रहे आपके अप्राकृतिक साधन, जैसे दबाव है, तापमान है, इनके माध्यम से भी आप ये पहचान सकते हो कि पृथ्वी के अंदर वास्तविक रूप में क्या है। अब हम बात करेंगे प्राकृतिक साधन के बारे में। तो प्राकृतिक साधन में कौन कौन से साधन है? पहला है आपका ज्वालामुखी उद्गार। ज्वालामुखी उद्गार का मतलब क्या है? देखो, जैसे आपको पता है ना कि ज्वालामुखी जब का जो उद्गार होता है तो पृथ्वी के अंदर से जो लावा होता है, ठीक है, जो मैग्मा होता है वो बाहर आ जाता है। तो पृथ्वी के अंदर का जो मैग्मा बाहर आता है, तो उस मैग्मा के अध्ययन से हम ये पहचान सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीज़ मौजूद है, क्योंकि मैग्मा एक तरीके से तरल अवस्था होती है, और तरल अवस्था में जो पृथ्वी के अंदर के विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उसमें घुल जाते हैं, वो घुल करके पृथ्वी की सतह के बाहर आ जाते हैं। तो उनसे आप ये पता कर सकते हैं कि वास्तव में पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीज़ मौजूद है, उसकी आंतरिक संरचना के बारे में पता लगा सकते हैं। तो ज्वालामुखी उद्गार का तरल मैग्मा पृथ्वी के अंदर किसी न किसी भाग को तरल अवस्था में सिद्ध करता है, किंतु अंतरम भाग में अत्यधिक दबाव चट्टानों को पिघली अवस्था में नहीं रहने देगा, अतः उक्त उद्गारों से पृथ्वी के अंतःकरण की निश्चित जानकारी नहीं मिल पाती है। कहने का मतलब ये है कि ज्वालामुखी उद्गार जो होता है, कि उद्गार के अंतर्गत जो मैग्मा होता है वो पृथ्वी के अंदर एक तरीके से लिक्विड के फॉर्म में होता है, लेकिन वास्तव में क्या पृथ्वी के अंदर पूरा लिक्विड ही भरा हुआ है? नहीं। ये एक तरीके से, तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम ये पता नहीं कर सकते कि पृथ्वी के अंदर वास्तव में क्या चीज़ है, क्या चीज़ है या क्या चीज़ नहीं है। तो कहने का मतलब ज्वालामुखी उद्गार से केवल हम ये नहीं पता कर सकते, हालांकि ज्वालामुखी उद्गार कहीं ना कहीं ये जानने के लिए एक तरीके से सहायक होते हैं कि पृथ्वी के अंदर क्या क्या है। आगे हम बात करें भूकंप विज्ञान के साक्ष्य। भूकंप विज्ञान ही ऐसा प्रत्यक्ष साधन है जिससे पृथ्वी के आंतरिक भाग की बनावट का स्पष्ट अनुमान लगा सकते हैं। इस विज्ञान में भूकंपीय लहरों का सिस्मोग्राफ यंत्र द्वारा अंकन करके अध्ययन किया जा सकता है। भूकंप विज्ञान के द्वारा भी हम पृथ्वी की आंतरिक बनावट का अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि भूकंपीय लहरें, विभिन्न प्रकार की भूकंपीय लहरें होती हैं, उनके द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं कि पृथ्वी का आंतरिक भाग ठोस रूप में है, द्रव रूप में है या गैस रूप में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की विभिन्न परतों के बारे में बात करें, इंपॉर्टेंट है। रासायनिक संगठन जो है, पृथ्वी की संरचना को रासायनिक संगठन के आधार पर एडवर्ड स्वेस ने 3 भागों में बांटा है। तो पहला है सियाल, दूसरा है सीमा और तीसरा है निफे। ठीक है, तो सियाल, सीमा, निफे की हम बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि सियाल जो होता है वो परतदार शैलों के नीचे सियाल की एक परत पाई जाती है जिसकी रचना ग्रेनाइट चट्टान द्वारा होती है। यानी आपका ये जो है इस तरीके से, मान लो पृथ्वी का एक भाग है, ये पृथ्वी का केंद्र हो गया, तो सियाल, सीमा, निफे, इसको 3 भागों में बांट दो, सियाल, सीमा और निफे। ठीक है, तो ये 3 भाग हो गए। तो यहाँ पर परतदार, जो सियाल में क्या होता है, परतदार शैलों के नीचे सियाल की एक परत पाई जाती है,
जिसकी रचना ग्रेनाइट चट्टानों के द्वारा होती है। इस परत की रचना सिलिका और एल्युमिनियम से हुई है। तो साफ साफ जो सिलिका और एल्युमिनियम, सियाल जो बना है वो सिलिका और एल्युमिनियम से ही बना है। इसी कारण इस परत को क्या कहा जाता है? सियाल कहा जाता है। सिंपल सी बात है। अब सीमा क्या है? सियाल के नीचे दूसरी परत को हम सीमा कहते हैं। इसकी रचना बेसाल्ट आग्नेय शैलों से हुई है। ठीक है। जो आपकी जो सियाल है वो उसमें मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती हैं, लेकिन सीमा में आपकी बेसाल्ट आग्नेय चट्टानें भी पाई जाती हैं। रासायनिक बनावट के दृष्टिकोण से इनमें सिलिका एवं मैग्नीशियम की प्रधानता होती है। इसी कारण इस परत को हम क्या कहते हैं? सीमा कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हम बात करें निफे के बारे में, तो सीमा की परत के नीचे पृथ्वी की तीसरी तथा अंतिम परत पाई जाती है, जिसे हम निफे कहते हैं, क्योंकि इसकी रचना निकेल और फेरियम से बनी मिलकर हुई है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? निफे कहा जाता है। ठीक है। अब हम बात कर लें कि भूकंपीय आधार पर, भूकंपीय आधार पर भी पृथ्वी को हमने 3 भागों में बांट दिया है। भूकंपीय लहरों के आधार पर तो 3 मंडल पाए जाते हैं। एक तो है स्थल मंडल, दूसरा है पायरोस्फीयर, तीसरा है बैरिस्फीयर, यानी लिथोस्फीयर, पायरोस्फीयर और बैरिस्फीयर, ये 3 आपके यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सबसे पहले लिथोस्फीयर की। तो इसकी गहराई 100 किलोमीटर तक मानी गई है। ठीक है। जो लिथोस्फीयर होता है उसकी गहराई कहाँ तक मानी गई है? 100 किलोमीटर तक मानी गई है। इसमें ग्रेनाइट चट्टानों की बहुलता है और सिलिका व एल्युमिनियम मुख्य रूप से पाए जाते हैं। कहने का मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या है, ये एक सियाल का हिस्सा है यहाँ पर। ठीक है। इसका जो घनत्व होता है वो 3.5 होता है। यह भूपरपटी एवं मेंटल के ऊपरी भाग से मिलकर बना होता है। तो हम बात करेंगे कि भूपरपटी या मेंटल क्या है, भी आगे आने वाले इसी वीडियो में हम बात करेंगे। ठीक है। पायरोस्फीयर क्या होता है? इसमें इसे मिश्रित मंडल भी कहा जाता है, मिश्रित मंडल भी कहा जाता है। इसकी गहराई 100 से 2880 किलोमीटर तक होती है। इसका निर्माण जो होता है आपका बेसाल्ट चट्टान से हुआ है और इसका घनत्व जो है 5.6 किलोमीटर है। यह आपको ध्यान रखना है। पायरोस्फीयर को मिश्रित मंडल भी कहा जाता है। पूछ लेगा प्रश्न, निम्न में से किसे मिश्रित मंडल कहा जाता है? तो पायरोस्फीयर को कहा जाता है। अगला है बैरिस्फीयर। इसकी गहराई जो होती है 2880 किलोमीटर से नीचे केंद्र तक है, यानी 2880 से केंद्र तक की जो गहराई है वो आपकी बैरिस्फीयर कहलाती है। इसका घनत्व जो है 8 से 11 किलोमीटर तक होता है। इसकी रचना जो होती है वो लौह और फेरियम के द्वारा होती है। लौह मतलब निकेल के द्वारा होती है। ठीक है। तो ये एक तरीके से जो हमने सियाल, सीमा, निफे में बांटा था ना, तो वही आपका हो गया लिथोस्फीयर, पायरोस्फीयर और बैरिस्फीयर में। ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगर हम बात करें इंटरनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भागों को 3 वृहद मंडलों क्रस्ट, मेंटल और कोर में विभक्त किया गया है। तो यहाँ पे कौन कौन से भाग हैं? वो पहला भाग जो आपका है वो है भूपरपटी यानी क्रस्ट, दूसरा है मेंटल और तीसरा है कोर, क्रोड। ठीक है। क्रस्ट, मेंटल, क्रोड या कोर उसको कह सकते हो। तो जो भूपरपट्टी होती है इसको भी हमने 2 भागों में बांट दिया है, यानी जो हमारी क्रस्ट होती है इसको भी हमने 2 भागों में बांट दिया है, ऊपरी क्रस्ट यानी अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। ठीक है। इसके अलावा दूसरा जो आपका है मेंटल, तो मेंटल को भी हमने 2 भागों में बांटेंगे, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। ठीक है। और तीसरा आपका क्या होता है? क्रोड होता है। तो इंटरनेशनल जो यूनियन है उसने पृथ्वी को 3 भागों में बांटा है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। ठीक है। बाकी यहाँ पे एक मोह असंबद्धता पाई जाती है, उसके बारे में हम आगे बात कर लेंगे। ठीक। तो यहाँ पर आप देख सकते हो भूपरपट्टी के बारे में बात करें, पृथ्वी की क्रस्ट के बारे में बात करेंगे। तो जो क्रस्ट होती है, सबसे जो ऊपरी भाग जो होता है, सबसे बाहरी भाग जो होता है उसे क्रस्ट कहते हैं, यानी पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग क्रस्ट है। इसकी मोटाई महाद्वीपों व महासागरों में अलग अलग होती है। महासागरों के नीचे इसकी मोटाई 5 किलोमीटर है, जबकि महाद्वीपों में ये 30 किलोमीटर तक इसकी जो है मोटाई होती है। क्रस्ट को भी 2 उपभागों में बांटा गया है, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। ऊपरी क्रस्ट में पी लहर की जो गति होती है वो 6.1 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। घनत्व जो होता है 2.8 होता है।
और निचली क्रस्ट में पी लहर की गति जो होती है वो 6.9 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। घनत्व जो होता है इसका 3 होता है। कहने का मतलब यह है कि जो पी लहर, जो आपकी पी वेव से भूकंपी तरंगे हैं, वो ऊपरी भाग में, सबसे ऊपरी भाग में जो होता है, ऊपरी क्रस्ट में उसकी गति कम होती है, निचली क्रस्ट में उसकी गति ज़्यादा होती है। घनत्व में यह अंतर दबाव के कारण माना जाता है। ऊपरी क्रस्ट व निचले क्रस्ट के बीच घनत्व संबंधी यह असंबद्धता कोनराड असंबद्धता कहलाती है। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हो, देखो मैं आपको एक यहाँ पे फिगर दिखाऊं, डायग्राम दिखाऊं यहाँ पे, तो इस डायग्राम से आप यहाँ पर देख सकते हो। तो इस फिगर में देखिए, ये जो फिगर आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर जो है पृथ्वी को 3 भागों में बांट दिया है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट के बारे में बात कर रहे थे, यानी भूपरपट्टी के बारे में बात कर रहे थे। भूपरपट्टी के 2 भाग होते हैं, ऊपरी भूपरपट्टी और निचली भूपरपट्टी। जैसे कि हमने बात की थी, क्रस्ट में, क्रस्ट जो होती है यानी भूपरपट्टी की ऊंचाई जो है आपके कॉन्टिनेंटल यानी आपके स्थल भाग पर अलग पाई जाती है, महाद्वीपीय भाग पर अलग पाई जाती है, महासागरीय भाग पर अलग पाई जाती है। महासागरीय भाग पर लगभग ये 5 किलोमीटर के अप्रोक्स पाई जाती है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर पानी है, और यहाँ पर आप देखोगे तो लगभग जो है 30 किलोमीटर तक गहराई इसकी पाई जाती है, किस पे, महाद्वीपीय भाग पर। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और यहाँ पर इसको 2 भागों में हमने बांट दिया, एक तो ये हो गया ऊपरी क्रस्ट और ये आपकी हो जाएगी निचली क्रस्ट। ठीक है, 2 भागों में हमने इसको यहाँ पे बांट रखा है। ठीक, तो ये आपका हो गया भूपरपट्टी वाला भाग। तो यहाँ पर ऊपरी क्रस्ट में क्या है, पी लहर की जो गति होती है वो आपकी कम होती है, निचली क्रस्ट में ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि निचली क्रस्ट का जो घनत्व होता है वो आपका अधिक होता है। एक चीज़ हमें और ध्यान रखनी है, यहाँ पर कोनराड असंबद्धता कहाँ पाई जाती है। तो ध्यान रखना, जो कोनराड असंबद्धता है वो आपकी ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट में पाई जाती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब हम बात करेंगे मेंटल के बारे में। तो देखो मेंटल की क्या विशेषता है, यहाँ पे हम बात कर ले रहे हैं। क्रस्ट के निचले आधार पर भूकंपीय लहरों की गति में अचानक वृद्धि हो जाती है। निचले क्रस्ट में पी की गति जो होती है वो 6.9 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़कर 7.9 किलोमीटर से 8.1 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है। तो इस प्रकार की असंबद्धता को हम मोहो असंबद्धता कहते हैं। मोहो असंबद्धता से लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक मेंटल का विस्तार होता है, जो आयतन की दृष्टि से पृथ्वी के कुल आयतन का 83% है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एवं द्रव्यमान का 68% है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ऊपरी मेंटल व निचले मेंटल के बीच घनत्व संबंधी असंबद्धता को रेपेटी असंबद्धता कहते हैं। तो देखो यहाँ पे हम समझ लेते हैं फिगर के माध्यम से। तो यहाँ पर हम एक फिगर बनाते हैं। ठीक है, ये जो आपका है आपकी एक अर्थ का हिस्सा है, एक अर्थ का केंद्र हो गया। ठीक, यहाँ पर हम इसको 3 भागों में बांट देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा क्रस्ट, ऊपर वाला भाग क्रस्ट हो गया, ये आपका मेंटल हो गया और नीचे वाला कोर हो गया। मेंटल जो भाग है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पर इस चीज़ को समझो। यहाँ पर हमें समझना है, देखो हमने इसको अगेन क्या किया, 2 भागों में इसको बांट दिया। ठीक है, अगेन 2 भागों में बांट दिया। ऊपर वाला जो हिस्सा हुआ उसको हम कहेंगे ऊपरी क्रस्ट, निचला वाला जो हिस्सा होगा उसको हम कहेंगे निचला क्रस्ट। निचला क्रस्ट या भूपरपट्टी, जो भी है, जो कहना है कह सकते हो। अब यहाँ पर जो आपका इन ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच में जो यहाँ पर एक डिसकंटिन्यूटी पाई जाएगी, जिसे हम कहेंगे कोनोराड असंबद्धता। असंबद्धता। ठीक है, ऐसे ही अब देखो यहाँ पर हमने इसको 2 भागों में बांट दिया। किसको 2 भागों में बांट दिया, 1 मिनट, यहाँ पर हम कर लेते हैं इसको अलग पेन से बनाते हैं जिससे कि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है, ब्लैक से बनाते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर ये है आपका ऊपरी मेंटल
और ये है आपका निचला मेंटल। ठीक है, अब यहां पर देखोगे आप, जो आपका निचला जो क्रस्ट था, निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटल, देखो ये वाला आपका निचला क्रस्ट है, ये वाला, और ये आपका ऊपरी मेंटल है। इन दोनों के बीच में यहां पर भी एक असंबद्धता पाई जाएगी, क्योंकि असंबद्धता का मतलब क्या होता है समझिए, कि यहां से क्या होता है, आपका घनत्व में परिवर्तन होने लगता है। यहां तक घनत्व कुछ और था, जैसे नीचे की तरफ आए तो यहां पे घनत्व में परिवर्तन होने लगा। तो जिस स्थान से घनत्व में परिवर्तन होना स्टार्ट हो जाता है उसे हम असंबद्धता कहते हैं, डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। तो यहां पर आपका इसको हम कहेंगे मोहो असंबद्धता। क्या कहेंगे इसको हम? मोहो असंबद्धता कहेंगे। ये कहाँ कहाँ पे होती है? ये आपका निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच में होती है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। तो यहाँ से हमने इस चीज़ को समझ लिया कि जो मोहो असंबद्धता होती है वो आपकी कहाँ होती है, वो आपकी निचली क्रस्ट या ऊपरी मेंटल के बीच में पाई जाती है। मोहो असंबद्धता, ये आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। ठीक है, बात यह आती है कि पृथ्वी को 3 भागों में हमने बांटा, क्रस्ट, मेंटल, कोर। सबसे अधिक भाग जो है किसका है, वो मेंटल का है। कितना है? पृथ्वी के कुल आयतन का 83% जो है आपका मेंटल में ही पाया जाता है, और द्रव्यमान का 68% मेंटल में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लेना इसको। ठीक है, और ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच में एक रेपेटी असमता पाई जाती है। देखो इसको भी हम समझ लेते हैं। अब देखो यहाँ पे है, ये ऊपरी मेंटल हो गया, ये निचला मेंटल हो गया। तो ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल में यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी है, तो इसको हम कहेंगे रेपेटी असंबद्धता। ठीक है, तो रेपेटी असंबद्धता कहाँ पाई जाती है? आपके ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच में जो है आपकी रेपेटी असंबद्धता पाई जाती है। तो अभी आपकी 2 असमर्थता और रह गई हैं। देखो, कोनराड असमर्थता ऊपरी क्रस्ट निचले क्रस्ट के बीच में, मोहो असमर्थता निचला क्रस्ट ऊपरी मेंटल के बीच में, रेपेटी असमर्थता ऊपरी मेंटल निचले मेंटल के बीच में। इसके बाद जो आपकी आई गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग असमर्थता, वो आपकी ऊपरी मेंटल, और यहाँ पे अगर हम इसको और तोड़ दें 2 भागों में, तो ये आपका हो जाएगा ऊपरी कोर। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? ऊपरी कोर, और ये आपका हो जाएगा निचला कोर। ठीक है, तो निचला मेंटल, एक मिनट, निचला मेंटल और ऊपरी कोर, यहाँ पे ये जो है आपका ये हिस्सा, यहाँ पे पाई जाएगी गुटेनबर्ग असमर्थता। ऊपरी कोर और निचले कोर में यहाँ पर आपकी जो पाई जाएगी वो लेहमैन असमर्थता पाई जाएगी। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर कितनी असंबद्धता हो गई? तो यहाँ पर 5 असंबद्धता हो गई। तो एक तरफ से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, अगर आपसे ये पूछ ले कि क्रस्ट और मेंटल के मध्य में कौन सी असंबद्धता पाई जाती है, तो मोहो असंबद्धता पाई जाती है। मेंटल और कोर के मध्य में गुटेनबर्ग असंबद्धता पाई जाती है। ठीक है, और बाकी ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच में कोनराड असंबद्धता, ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच में रेपेटी असंबद्धता, ऊपरी कोर और निचले कोर के मध्य में लेहमैन असंबद्धता पाई जाती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो सब सर्वाधिक भाग किसका होता है? मेंटल का होता है। कितना होता है? 83% भाग जो है आपका मेंटल, पृथ्वी के कुल आयतन का 83% भाग जो है मेंटल में है। ठीक है, और द्रव्यमान का 68% भाग मेंटल में है। अब हम बात करेंगे कोर के बारे में। पृथ्वी के कोर का जो विस्तार है वो 2900 से 6371 किलोमीटर तक है, अर्थात पृथ्वी के केंद्र तक है। निचले मेंटल के आधार पर पी तरंगों की गति में अचानक वृद्धि होती है, और ये 13.6 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से जो है यात्रा करती हैं, ट्रैवल करती हैं। इस प्रकार की असमर्थता को हम गुटेनबर्ग असमर्थता कहते हैं। मैं आपको बता ही चुका हूँ। गुटेनबर्ग का कहाँ होती है? निचले मेंटल और ऊपरी कोर के बीच में पाई जाती है। ठीक है, अब हम बात कर लें कि समस्त पृथ्वी और क्रस्ट के महत्वपूर्ण तत्व कौन कौन से हैं। तो आपका समस्त पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में जो पाया जाने वाला तत्व है वो क्या है? आपका लोहा है।
फिर उसके बाद ऑक्सीजन है, फिर उसके बाद सिलिकॉन है। लेकिन अगर वहीं हम बात कर लें कि इस क्रस्ट पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो वो ऑक्सीजन पाया जाता है। सेकंड नंबर पे सिलिकॉन और थर्ड नंबर पे एल्युमिनियम। तो यहाँ पे अंतर को समझना, अगर हम बात करें कि पूरी पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो वो लोहा पाया जाता है। सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन है, थर्ड नंबर पे सिलिकॉन है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्रस्ट पर, जो पृथ्वी का ऊपरी भाग है, उस पर सर्वाधिक मात्रा में जो केवल सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन पाया जाता है 46.8%, फिर आपका सिलिकॉन है, फिर आपका एल्युमिनियम पाया जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। यानी क्रस्ट पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या होगा, आपका ऑक्सीजन है। लेकिन पूरी पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है, लोहा है, ठीक है। अब हम बात करें कि यहाँ पर हम देखेंगे एक नज़र में जो परीक्षा के लिए उपयोगी प्रश्न है वो आपके कौन कौन से हैं। पृथ्वी का आंतरिक भाग भारी धातुओं से मिलकर बना है। पृथ्वी की सतह से आंतरिक भाग की ओर जाने पर प्रति 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान बढ़ता है। आंतरिक भाग 3 भागों से मिलकर बना है, क्रस्ट यानी भूपरपटी, मेंटल और कोर, ठीक है। ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्रस्ट या भूपरपटी ये ठोस परत पृथ्वी का सबसे भारी भाग होता है। क्रस्ट की मोटाई महासागरों और महाद्वीपों पर अलग अलग होती है। महासागरों में कम होती है और महाद्वीपों पर ज़्यादा होती है, ठीक है। क्रस्ट का निर्माण सिलिका और एल्युमिनियम से हुआ है। क्रस्ट का जो निर्माण होता है वो किससे हुआ है, सिलिका और एल्युमिनियम, ठीक है। इसलिए इस परत को हम सियाल कहते हैं। इस परत को लिथोस्फीयर भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम लिथोस्फीयर है। इस परत का घनत्व 2.75 से 2.90 तक होता है, ठीक। मेंटल के बारे में बात करें तो मेंटल जो होता है, क्रस्ट के निचले भाग को मेंटल कहा जाता है। पृथ्वी के आयतन का 83% और द्रव्यमान का 67% यही भाग होता है। मेंटल का निर्माण जो होता है वो सिलिका मैग्नीशियम से होता है, इसीलिए इसको हम सीमा भी कहते हैं। इसका अन्य नाम क्या होता है, आपका पायरोस्फीयर होता है। इस परत का घनत्व जो है 2.90 से 4.75 तक होता है और मेंटल को ही वाइट ऑफ द अर्थ कहते हैं। वाइट ऑफ द अर्थ मेंटल को ही कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें क्रोड, मेंटल के निचले भाग को हम क्रोड कहते हैं। मेंटल के निचले भाग को क्रोड कहते हैं। यह भाग पृथ्वी के निचले भाग मेंटल से केंद्र तक होता है। इसका निर्माण मुख्य रूप से निकेल और लोहे से होता है, इसीलिए इसको हम निफे कहते हैं। पृथ्वी के अंदर जाने पर तापमान से ज़्यादा दाब अधिक हो जाता है, इसी वजह से पृथ्वी का जो क्रोड है वो ठोस अवस्था में है। इस परत को हम बैरिस्फीयर भी कहते हैं। इसका घनत्व जो होता है वो 11 से 13 तक होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस फिगर में, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हो कि ये जो है क्रस्ट जो है आपका सॉलिड अवस्था में, मेंटल भी आपका सॉलिड अवस्था में, लेकिन जो कोर है, कोर में भी आपकी एक आउटर कोर होती है, एक इनर कोर होती है। यानी आपका जो है बाहरी कोर होता है, एक आंतरिक कोर होता है। बाहरी कोर जो है वो आपका लिक्विड अवस्था में है और जो आंतरिक सबसे निचला हिस्सा जो है वो आपका सॉलिड अवस्था में है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जैसे पृथ्वी के अंदर जाते हैं वैसे तो आपका टेम्परेचर तो बढ़ता ही जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहले 200 से 1000 तक है, फिर इस तरीके से नीचे की तरफ आए हैं तो हमारा टेम्परेचर क्या हो गया है, बढ़ता गया है, ठीक है। तो ये आपकी थी लेयर्स ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी के जो भाग थे, आंतरिक भाग। हम बात करें ऑस्ट्रिया के भूवैज्ञानिक स्वेस ने ही पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझाया था और उसी ने ही इसको 3 भागों में बांटा था, सियाल, सीमा, निफे। पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ क्या है, निकेल है, ठीक है। तो पृथ्वी को 3 भागों में बांटा हमने, क्रस्ट, सियाल, मेंटल, कोर, ठीक है, यानी सियाल, सीमा, निफे, ठीक है। जो सियाल में वो आपके होता है सिलिकॉन और एल्युमिनियम की अधिकता होती है, दूसरे में सिलिकॉन और आपका मैग्नीज होता है, और तीसरे में जो आपका होता है वो आपका निकेल और आयरन होता है, ठीक है। और इस भाग को हम क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर कहते हैं, और आपके सीमा वाले भाग को पायरोस्फीयर कहते हैं, और आपके कोर वाले भाग को बैरोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। कुछ यहाँ पे हमने नॉलेज बूस्टर डाले हैं, यानी आपने अभी तक जो भी पढ़ा है उसके बारे में आपको यहाँ पर एक तरीके से रिवीजन, यहाँ पे आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा। भूकंप की कौन सी लहरें तरल भाग में लुप्त हो जाती हैं, तो एस लहरें लुप्त हो जाती हैं, ठीक है।
मोहो असंबद्धता पृथ्वी की आंतरिक संरचना में किन परतों के बीच में पाई जाती है? तो मोहो असंबद्धता निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच में पाई जाती है, मैंने बताया था आपको। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है? तो 5.517 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। भूपर्पटी में एक निश्चित गहराई पर तक तापमान के बढ़ने की दर कितनी होती है? तो 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान बढ़ता है। पृथ्वी के क्रस्ट में मुख्यतः कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? तो ग्रेनाइट आपकी जो है क्रस्ट में पाई जाती है, और मेंटल में जो आपकी पाई जाती है वो मुख्य रूप से बेसाल्ट चट्टान पाई जाती है। ठीक है। वायु तथा जल मंडलों के संचालन हेतु ऊष्मा और ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? तो वो सूर्य से प्राप्त होती है। भूतल पर रचनात्मक कार्यों, पर्वत, पठार, भूकंप आदि के लिए ऊष्मा कहाँ से प्राप्त होती है? तो पृथ्वी के आंतरिक भाग से प्राप्त होती है। ठीक है। आयतन की दृष्टि से मेंटल समस्त पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग का प्रतिनिधि है? तो वो आपका 83%, यानी आयतन जो है मेंटल का वो समस्त पृथ्वी के भाग का 83% है, लेकिन द्रव्यमान कितना है? 68%। ध्यान रखना। लेहमैन असमंतर पृथ्वी के संरचना के किस मंडल में स्थित है? तो ध्यान रखना, बाह्य और आंतरिक कोट के बीच में लेहमैन असमंतता पाई जाती है। समस्त पृथ्वी में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? तो समस्त पृथ्वी में लोहे की पाई जाती है, लेकिन केवल भूपर्पटी की बात करें तो ऑक्सीजन की पाई जाती है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में बाह्य क्रोट किस अवस्था में पाया जाता है? बाह्य क्रोट आपका तरल अवस्था में होता है और आंतरिक क्रोट आपका ठोस अवस्था में होता है। पृथ्वी के केंद्र का घनत्व कितना होता है? तो 13 से 13.6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है पृथ्वी के केंद्र का घनत्व। तो यहाँ पर ये आपके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे। ठीक है। और आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगला जो वीडियो रहेगा हम बात करेंगे भूकंपीय तरंगों के बारे में। भूकंपीय तरंगों के बाद में ये आपका पूरा चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो जाएगा, यानी आपके यहाँ पर कुल मिलाकर के 2 टॉपिक्स को हम यहाँ पर ख़त्म कर देंगे। ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल में जो भी फ्रेंड है उन सबको शेयर कीजिए, ग्रुप्स में शेयर कीजिए, और धीरे धीरे अपने जो है स्टडी को कंटिन्यू रखिए। और अभी आपके पास बहुत ज़्यादा समय है, तो अगर आप धीरे धीरे भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखते हैं तो सारा सिलेबस जल्दी ही मैं आपका समाप्त करा दूंगा। ये आपका मैक्सिमम 1 महीने में आपका ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा फिर हम आपके टॉपिक्स लेंगे। बाकी टॉपिक बहुत छोटे छोटे हैं। करंट अफेयर्स को आप डेली पढ़ते रहिए, डेली नोट डाउन करिए। जो भी 15-16 क्वेश्चंस होते हैं वो नोट डाउन करिए। करंट अफेयर्स के लिए कौन सा चैनल आपको प्रीफर करना है वो मैंने आपको अपने वीडियो के माध्यम से बता रखा है। कौन कौन सी बुक्स लेनी है ये भी मैंने आपको बता रखा है। उन बुक्स को फॉलो करिए। बाकी मैं आपको यहाँ पे जो भी आपके टॉपिक्स हैं, जो भी आपके टॉपिक्स सुपर टेट के एग्ज़ाम में आ रहे हैं, उनकी मैं जो है एक एक करके तैयारी कराता रहूँगा, और आपका लगभग जनवरी या फरवरी तक आपका सारा सिलेबस जो है आपका फिनिश हो जाएगा। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।